युग यामिनी से पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है यामिनी? तुमने क्या करने का सोचा है? क्या तुम मेरे साथ कामेश्वरी जी से मिलने के लिए चलोगी? यामिनी युग का हाथ पकड़े हुए ही धीरे से कहती है, युग बाबू, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं माँ से नहीं मिलना चाहती तो? युग को यामिनी का जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो बहुत ही नम लहजे के साथ यामिनी से पलट कर कहता है, यामिनी, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ये फैसला लेने का हक पूरा तुम्हारा है। मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारे फैसले से होने वाले अंजाम के बारे में बता चुका हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे फैसले की क्या अहमियत है। अब तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे सब मंजूर है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला हूँ। यामिनी युग को एकटक देखते हुए ही कहती है, तो फिर मेरा यही फैसला है युग बाबू, मैं माँ से नहीं मिलना चाहती हूँ। यामिनी का जवाब सुनकर युग खामोश ही रहता है। वो एकटक यामिनी को बस देखते रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी अपनी बात को दोहराते हुए कहती है, मेरा यही फैसला है युग बाबू, मैं माँ से नहीं मिलना चाहती हूँ। युग के चेहरे पर यामिनी का जवाब सुनकर शिकन तो आती है, पर वो तब भी नॉर्मल रहता है और बड़ी ही नम्रता के साथ कहता है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है यामिनी, मुझे तुम्हारे इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। इतना कहकर युग अपने हाथ के ऊपर से यामिनी का हाथ हटाता है और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, युग बाबू, आप ऐसे कहां पर जा रहे हैं? क्या आप मुझसे नाराज हो गए? युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा यामिनी? मैं तो पहले ही कह चुका था मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है और ये भी। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, आप रुकिए तो 2 मिनट जरा। यामिनी के कहने पर युग जहां तक पहुंचा था वहीं पर रुक जाता है, पर पीछे नहीं मुड़ता है। यामिनी तुरंत अपनी जगह पर खड़ी होती है और भागते हुए युग के पास जाती है और पीछे से उससे लिपट जाती है। युग को अपने आलिंगन में भरने लग जाती है। युग कुछ हिचकिचाहट के साथ यामिनी से कहता है, यामिनी, अब ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो? यामिनी पलट कर कहती है, आपको प्यार कर रही हूँ युग बाबू। युग कहता है, प्यार? पर क्यों? यामिनी कुछ नाटक के साथ कहती है, प्यार करने की भी कोई वजह होती है क्या युग बाबू? मुझे आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए मुझे बस वो करने दीजिए, मुझे आप मत रोकिए। कुछ पल के लिए युग चुप ही रहता है, पर जब वो देखता है कि यामिनी अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थी तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो प्यार के साथ ही धीरे से यामिनी से पूछ पड़ता है, यामिनी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? यामिनी जवाब देती है, आपने वो किया युग बाबू जिसकी मुझे उम्मीद थी, जिसकी वजह से मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। युग तुरंत पीछे मुड़ता है और यामिनी की आंखों में देखते हुए उससे हैरानी के साथ पूछता है, तुम क्या कह रही हो यामिनी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यामिनी कहती है, युग बाबू, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अपना फैसला सुनाया वो बस एक झूठ था तो? युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, झूठ था से तुम्हारा क्या मतलब है यामिनी? यामिनी जवाब देती है, मतलब ये है युग बाबू कि मैं माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो यामिनी, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी युग बाबू कि आप माँ से मिलने के लिए फिर से मुझ पर कोई दबाव बनाते हैं या नहीं। मैं देखना चाहती थी कि आप मेरे फैसले के कितने साथ रहते हैं। आपको सच में मेरे फैसले की कद्र है, साथ में मेरी भी। युग बाबू, आपकी यही चीज तो है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आप हर फैसले में मेरे साथ खड़े रहते हैं, कभी अपना कोई फैसला मुझ पर नहीं थोपते हैं। युग पलट कर कहता है, मैं तुम्हारे सिर्फ इसी फैसले में नहीं यामिनी, बल्कि हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने ये फैसला क्यों लिया? उस दिन तो मैंने आपसे मना कर दिया था माँ से मिलकर बात करने के लिए, तो फिर अब शाम को हाँ क्यों बोल दिया? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ यामिनी। यामिनी युग को अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ युग बाबू कि बस अपने बारे में सोचूं। आपकी तरह मुझे भी पृथ्वीलोक के निवासियों की जान की फिक्र है। आखिर अब ये पृथ्वीलोक भी तो मेरा ही लोक है, मैं इसे उस भक्षानर के हाथों कैसे बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ? युग यामिनी को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू यामिनी, मुझे पता था तुम वही फैसला लोगी जो सबके हित में होगा। तुम एक डायन नहीं, सच में देवी हो यामिनी। इतना कहकर युग और कसकर यामिनी को अपनी बाहों में भींच लेता है। कुछ पल युग की बाहों में बिताने के बाद यामिनी युग से कहती है, अब हमें माँ से मिलने चलना चाहिए युग बाबू। युग यामिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ चलो यामिनी, अब बेटी की उसकी माँ से मिलने की घड़ी आ गई है।
इतना कहकर युग यामिनी को अपनी बाहों से दूर करते हुए उसका हाथ थामता है और वो दोनों ही ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में युग और यामिनी बंगलामुड़ा घाट पर पहुंच जाते हैं। बंगलामुड़ा घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे घाट पर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। यामिनी कुछ परेशान होते हुए युग से कहती है, आप मुझे यहाँ घाट पर क्यों ले आए युग बाबू? हम तो माँ से मिलने जाने वाले थे ना। हमें मंदिर जाना चाहिए, माँ हमें वहीं पर मिलेगी। युग यामिनी से कहता है, यामिनी, हमें कामेश्वरी जी से मिलने के लिए कहीं पर भी नहीं जाना है, वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी। यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी? कैसे युग बाबू? युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, महायक्षिणी प्रकटम मंत्र से यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, महायक्षिणी प्रकटम मंत्र? ये कौन सा मंत्र है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यामिनी, तुम यक्षिण लोक में नहीं रही ना कभी, इसलिए तुम्हें इस मंत्र के बारे में नहीं पता है। ये वो मंत्र है जिसका उपयोग यक्ष किया करते थे यक्षिणियों को मुसीबत के वक्त बुलाने के लिए। यामिनी युग को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, इस मंत्र का उपयोग तो यक्ष किया करते थे ना, पर आप तो एक यक्ष नहीं है, फिर आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता चला? युग फ्लो में बोल पड़ता है, इस मंत्र के बारे में मुझे तुम्हारे बाबा रज्जन ने बताया था यामिनी। यामिनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मेरे बाबा ने? जब यामिनी ये बात बोलती है तब युग को एहसास होता है कि उसे यामिनी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि उसने अष्टमी की रात का पूरा माजरा यामिनी को नहीं बताया था। यामिनी युग से फिर पूछ पड़ती है, युग बाबू, बाबा ने कब आपको इस मंत्र के बारे में बता दिया? वो कब आपसे मिल गए? और मेरी तो यही बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आपकी मदद कैसे कर दी? वो तो आपके खिलाफ थे। युग खामोश रहता है, यामिनी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो यामिनी के सवालों का जवाब कैसे दे। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं युग बाबू? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। बताइए, बाबा आपसे कब मिल गए? युग हिम्मत करते हुए यामिनी से हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब उसी अष्टमी की रात यामिनी, जिस रात मैं कामेश्वरी जी से मिला था। वो हुआ ये था कि जब मैं साधना कर रहा था तो कामेश्वरी जी से पहले वहां पर रज्जन आ गया था और उसने मुझ पर हमला कर दिया था। इसी के साथ युग यामिनी को अष्टमी की रात उसके और रज्जन के बीच क्या हुआ था सब कुछ बता देता है। बस मछुआरे के शिकार के बारे में कुछ नहीं बताता है। यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई युग बाबू, कि उस रात आपका बाबा से भी सामना हुआ था? युग बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, वो यामिनी, उस वक्त मुझे ये बात तुम्हें बतानी उतनी ज्यादा जरूरी नहीं लगी। मुझे लगा कामेश्वरी जी के बारे में बताना ही तुम्हें सही रहेगा। यामिनी कुछ नाराजगी के साथ युग से कहती है, युग बाबू, रज्जन ने आप पर फिर से हमला किया। आपने इतनी बड़ी बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी? युग कुछ कहता उससे पहले यामिनी खुद ही बोल पड़ती है, और कौन कौन सी बात है जो बताना आप मुझे जरूरी नहीं समझते हैं? युग फिर झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं यामिनी, और कोई सी बात नहीं है। यामिनी युग को एकटक देखते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है, पर यामिनी के चेहरे पर युग के लिए एक अलग ही नाराजगी साफ नजर आ रही थी और युग ने भी इस नाराजगी को कहीं न कहीं महसूस कर ही लिया था। युग यामिनी को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, यामिनी, अब तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे इस तरह नाराज मत हो। यामिनी फिर नाराजगी के साथ कहती है, ये इतनी सी बात नहीं है युग बाबू, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस रज्जन ने फिर आप पर हमला किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? युग यामिनी का हाथ थामते हुए कहता है, यामिनी, एक बार मेरी देखो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरी रक्षा मैं खुद कर सकता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। यामिनी कुछ नहीं कहती है, बस युग से अपनी नजरें चुरा लेती है। कहीं यामिनी फिर से युग से ये ना पूछे कि उस अष्टमी की रात क्या क्या हुआ था। इसी डर से युग तुरंत मुद्दे को बदलते हुए कहता है, अब यामिनी, ये सब छोड़ो, हम वो करते हैं ना जो करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। मैं अभी कामेश्वरी जी को मंत्र पढ़कर बुलाता हूँ, उस मंत्र से वो बस एक बार में ही आ जाएंगी, हमें उनका ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, आप रहने दीजिए। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, रहने दो, पर क्यों यामिनी? यामिनी जवाब देती है, क्योंकि इस बार मैं माँ से बात करने आई हूँ युग बाबू, ना कि आप, इसलिए माँ को भी मैं ही बुलाऊंगी। आप बस मुझे वो मंत्र बता दीजिए। यामिनी के मुंह से ये बात सुनकर युग को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यामिनी की ये बात दर्शा रही थी कि यामिनी खुद अपनी इच्छा से कामेश्वरी यक्षिणी से मिलना चाहती थी। उसका भी खुद मन था कामेश्वरी से बात करने का, सिर्फ युग के कहने पर उसका मन नहीं बदला था।
अगले ही पल युग यामिनी को महायक्षिणी प्रकटम मंत्र के बारे में बता देता है। यामिनी उसी वक्त पालथी मारकर जमीन पर बैठती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है और आंखें बंद करके मंत्र का जाप करते हुए कहती है, ओम क्लेम जनरंजिनी महानादे शोभे ल्वेम कालर्ण के तट महेंद्री होही यक्षी यक्षी महायक्षिणी निवासिनी शीघ्रम में स्वरम सौख्यम यक्षिणी कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही यामिनी पूरा मंत्र पढ़कर अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो घाट जिस पर कुछ देर पहले सन्नाटा छाया हुआ था, उस पर ढेर सारे जुगनू नजर आने लग जाते हैं। एक बड़ी तादाद में वहां पर जुगनू उड़ते हुए आने लग गए थे। उन जुगनुओं को देखकर यामिनी खुश होने लग जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि कामेश्वरी यक्षिणी के आने का वक्त हो गया था और ये उसके आने के पहले की आहट थी। युग भी उन जुगनुओं को देखकर खुश होने लग जाता है। वो यामिनी के बगल में ही खड़ा हुआ था। देखते ही देखते वो सारे जुगनू यामिनी के सामने जमा होते हैं और वो एक चक्र का आकार लेने लग जाता है और देखते ही देखते उस चक्र के अंदर से एक सफेद तेज रोशनी निकलती है। अगले ही पल उसके अंदर से कामेश्वरी यक्षिणी बाहर निकल आती है। कामेश्वरी यक्षिणी के घाट पर कदम रखते ही वो सारे जुगनू पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं और घाट के इर्द गिर्द उड़ने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी सफेद साड़ी पहनकर आई हुई थी और इत्तेफाक से यामिनी ने भी सफेद ही साड़ी पहनी हुई थी। वो दोनों हूबहू एक जैसी ही दिख रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब आईने में देख रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी को वहां पर देखकर यामिनी अपनी जगह पर से उठकर खड़ी हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को देखकर मन ही मन खुश होने लग जाती है और मुस्कुराते हुए ही बड़े प्यार से कहती है, आखिर आज मेरी बेटी को मेरी याद आ ही गई, उसने मुझे याद कर ही लिया। यामिनी चुप ही रहती है, कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ नहीं कहती है। यामिनी ने कामेश्वरी यक्षिणी को बुला तो लिया था, पर उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से बात कैसे करे। कामेश्वरी यक्षिणी को सामने देखकर यामिनी को फिर उस रात ताज वाली बात याद आ गई थी, जिस कारण वो उससे बात करने में हिचकिचा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग को देखते हुए कहती है, सच कहा है किसी ने, सच्चा प्यार सब कुछ बदल देता है। युग, आखिर तुमने मेरी बेटी को मुझसे बात करने के लिए राजी कर ही लिया। युग कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, कामेश्वरी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, यामिनी खुद आपसे बात करने के लिए आई है। ये बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी और ज्यादा खुश हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को देखते हुए कहती है, यामिनी, तुम मुझसे बात करने के लिए आई हो मेरी बेटी, बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।